Hi everyone, welcome to SP Chemistry classes. Today we will study about solvent. What is solvent? कोई भी जितने भी आपके रिएक्शन कराते हैं आप वो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है. सॉल्वेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी एसिड बेस्ड रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे एसिड वगैरह को देखना है वो सारी चीज़ें इससे होता है. सॉल्वेंट के टाइप्स में मैं बताती हूँ. अभी तक आप बेसिक सॉल्वेंट्स पढ़ते थे, वाटर, अमोनिया टाइप, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है CSIR नेट में बहुत डीपली आता है. 4 नंबर्स के क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर, वो सॉल्वेंट बेस्ड ही था. तो सॉल्वेंट्स जो है उसको सबसे फर्स्ट तो क्लासिफाइड किया गया है. सॉल्वेंट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. फर्स्ट लिस्ट इंटरेक्टिंग सॉल्वेंट, सेकंड मॉडरेट सॉल्वेंट जो मॉडरेट टाइप का इंटरेक्शन करता है, एंड द थर्ड इज द मोस्ट इंटरेक्टिंग सॉल्वेंट. फर्स्ट लिस्ट इंटरेक्टिंग सॉल्वेंट. जो लिस्ट इंटरेक्टिंग सॉल्वेंट होते हैं ना वो सारे नॉन पोलर टाइप के सॉल्वेंट्स को इस कैटेगरीज में रखा गया है, जिसमें आपका CCl4 हो जाता है, बेंजीन हो जाता है. इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है बिकॉज इसमें रिएक्शन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का ही होगा, इसका इफेक्ट नहीं होता रिएक्शन में. अब इम्पॉर्टेंट है आपका ये, मैं आपको इसके कंप्लीट जो सॉल्वेंट का वीडियो बना रही हूँ उसमें मेन सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है. तो यहाँ पे मॉडरेट इंटरेक्टिंग सॉल्वेंट जो है उसको बोल सकते हैं हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. मतलब ये पोलर भी होगा, पोलर तो होगा ही होगा ये, पर पोलर के साथ साथ एप्रोटिक, मतलब उसमें कोई प्रोटॉन नहीं रहेगा. वो प्रोटॉन नहीं है, पोलर है, तो पोलैरिटी वाला बिहेवियर तो शो करेगा पर प्रोटॉन डोनर नहीं है ये. इसमें आ जाता है आपका DMSO, DMF, POCl3. फिर जो लास्ट आ जाता है वो है मोस्ट इंटरेक्टिंग. मोस्ट इंटरेक्टिंग में जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसको कंसिडर किया. यहाँ पे HF, H2SO4, HNO3, वाटर, एंड साथ में आ जाता है आपका अमोनिया. तो ये सब जो है वो पोलर प्रोटिक में हो जाएंगे. नॉन पोलर प्रोटिक की बात करें तो DMSO होता क्या है, कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, इसकी बात करते हैं. DMSO तो ये हो जाएगा आपका सल्फर पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ये CH3 और यहाँ पे CH3. इस स्ट्रक्चर को देख के आपको पता चल रहा है कि इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. इसका ना एक्टिव साइड क्या होता है वो बताती हूँ. तो यहाँ पे एक्टिव साइड है क्या, लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन डोनर है. ये तो कवर्ड है, इतने सारे ग्रुप से कवर्ड है ना, तो ये एक्टिव साइड नहीं है, इसका एक्टिव साइड ये है. तो इसलिए मैंने ये जो DMSO है उसको और भी क्या कहा है यहाँ पे, डोनर सॉल्वेंट. मतलब ये किसी भी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वर्क कर सकता है. जो मॉडरेट सॉल्वेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल. तो जो टर्म है ना आयोनाइजेबल कि कैसे बिहेव करेगा, ये सेल्फ आयोनाइज्ड होते हैं. आगे जब रिएक्शंस कराएंगे तो इनका सेल्फ आयोनाइजेशन में पढ़ाऊंगी. जैसे BF3 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यही से 4 नंबर्स का क्वेश्चन आया था. जो BF3 है उसका अगर मैं वो देखूँ सेल्फ आयोनाइज होकर क्या बनाता है, तो जो BRF3 है वो बनाता है BRF2 पॉजिटिव एंड BRF4 नेगेटिव. वैसे ही इसका सेल्फ आयोनाइजेशन होता है तो क्या बनता है POCl2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो ये सब हमको इस वीडियोस में कवर करनी है. फिर इधर आ जाता है आपका नॉन आयोनाइजेबल. नॉन आयोनाइजेबल है वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट डोनर सॉल्वेंट एंड सेकंड एक्सेप्टर सॉल्वेंट. तो इस वीडियोस में ना आगे आपको मैं बताऊंगी कि डोनर नंबर क्या होता है, डोनर नंबर के बाद किस टाइप का क्वेश्चन आया था. तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया था, जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में सॉल्वेंट थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है. 2SO4 है एंड H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं HF सॉल्वेंट में, इसको ट्रीट कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट. देन जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है. तो इसके लिए हम हमेशा से क्या पढ़ते आए हैं, स्टार्टिंग से हमको समझ आता है कि H2SO4 क्या है, एसिड है. हमेशा बोलते हो आपकी ये एसिड है तो ये एसिडिक बिहेवियर ही करेगा. HF भी बहुत अच्छा एसिड है. तो ना ऐसे माइंड में आ जाता है, अगर बहुत स्पीडली करते हैं तो ऐसा माइंड में आ जाता है कि एसिडिक सॉल्यूशन ही प्रिपेयर होगा. ऐसा कुछ नहीं होता. जब सॉल्वेंट थ्योरी में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू H2SO4. H2SO4 एसिड तो है, लेकिन जब इसके रिएक्शन हम HF से करा देते हैं तो ये बिहेव करता है एज ए बेस. अब इसका बिहेवियर हो जाएगा एज ए बेस. तो यहाँ पे एज ए एसिड यही काम करेगा बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके कंपेरिजन में. ये सब भी मैं बताऊंगी आपको बाद में कि मुझे कैसे पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, कैसे पता चला, वो सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. पर इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या कर देता है H+ डोनेट कर देता है.
H प्लस डोनेट करते ही मेरे पास रिएक्शन में बन जाता है क्या, H3SO4 प्लस F नेगेटिव। बस यही समझना है। अगर किसी सॉल्वेंट में नेगेटिव चार्ज जो है पार्टिकल, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन एक्ट करता है एज ए बेस। अगर किसी सॉल्यूशन में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे में वो सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन का जो नेचर है वो हो जाएगा कैसा, एसिडिक। तो ये होता है इम्पोर्टेंस कि आप देखते ही ना, ऐसे जज नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक बेस्ड, एसिड बेस्ड रिएक्शन एंड साथ में सॉल्वेंट थ्योरी इस वीडियोस में कंप्लीट करूंगी मैं। सो स्टार्ट करती हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ था एग्जाम्स में, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक KF है, एक क्वेश्चन था KCl का रिएक्शन वो करा देते एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट, जो कि एक कैसा टाइप का सॉल्वेंट है ये, एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इससे रिएक्शन कराई गई। अब बोला गया कि KCl का बिहेवियर कैसा होगा इस सॉल्वेंट में, दिस इज सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में ये KCl कैसा बिहेव करेगा, ऐसा क्वेश्चन आया। अब आपको इतना देखना होता है बस, यहाँ पे जो KCl है और ये, तो इसके स्ट्रक्चर बनाइए आप। स्ट्रक्चर जैसे ही बनाते हो तो क्या बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो सबसे पहले इसका सेल्फ आयोनाइजेशन, ये कैसे ब्रेक हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट कैसे ब्रेक हो सकता है। तो जब इसका सेल्फ आयोनाइजेशन होता है तो बनता है POCl2 और Cl नेगेटिव। ठीक, इसको आप जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब जब आप देख रहे हो कि अगर इन दोनों का रिएक्शन कराओ तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव तो इंक्रीज हो रहा है, राइट। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो नेगेटिव है, एक मिनट है ना, आपको लग रहा होगा कि ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आपस में रिएक्शन कर लेगा, पर फायदा क्या हुआ, ये तो सॉल्वेंट है, राइट। अगर ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो वापस यही फॉर्म करेंगे, तो इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं है इसको कि रिएक्शन करे, तो रिएक्शन नहीं करेगा। फ्री फॉर्म में Cl नेगेटिव, इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए बेस। मैंने पहले बता दिया ना आपको कि सॉल्वेंट में नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो एज ए बेस यूज होता है। ये तो सर क्वेश्चन फॉर्म में था, अभी हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। सॉल्वेंट थ्योरी से रिलेटेड रिएक्शन स्टडी करने से पहले थोड़ा सा जो टर्म यूज करते हैं वो देख लेते हैं, हमेशा कंफ्यूजन होता है। आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, ये दो चीजें होती है जो कंफ्यूज करते हैं कि आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, आयोनाइजेशन आप कब बोलते हो, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, कोई ऐसा कंपाउंड हम ले लेते हैं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जैसे CH3 COOH, कोई सॉल्ट ले लीजिए। तो ये जो सॉल्ट है उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये इसमें आयन अपने आप प्रेजेंट है। तो जब आयन सेल्फ भी प्रेजेंट होता है उस मॉलिक्यूल में, देखते ही क्लियर होता है कि वो, अगर आयन दिख रहा है आपको तो वो डिसोसिएट करेगा, मतलब ये आगे जाके डिसोसिएट हो सकता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये टर्म जो यूज करेंगे उसको बोलेंगे डिसोसिएशन, जब वो सेल्फ डिसोसिएट हो सकता है। ये सेल्फ डिसोसिएट नहीं होता, इसको कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए इसे अलग करने के लिए इनके आयंस को, तो इन्हें रिएक्शन करा दी जाती है वाटर से। वाटर या कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो आप, उससे रिएक्शन कराते हैं। जब आप उससे रिएक्शन कराते हैं उसके बाद ये अपने आयंस में डिवाइड होगा, COO नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन। तो ये डिफरेंस है दोनों में, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। अगर कोई ऐसा कंपाउंड देता है जिसमें सेल्फ आयोनाइज होने की कैपेसिटी नहीं होती, उनके आयंस अलग नहीं रहते, तो फिर उनको किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद वो डिसोसिएट ही हो जाते हैं, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस। लेकिन अगर सेल्फ है तो उसको बोलेंगे डिसोसिएशन। हाँ, इसमें भी आप वाटर ही मिक्स करोगे, लेकिन ये वाटर ना अभी इसको तोड़ने का काम नहीं करेगा, ये वाटर ओनली इसको थोड़ा सा ऐसे सेपरेट करने का काम करेगा। मतलब आफ्टर रिएक्शन विथ वाटर, Na पॉजिटिव के बीच में सारे आ जाएंगे OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, और Cl की
सराउंडेड H पॉजिटिव। तो ये ओनली दोनों आयन को सेपरेट करेगा, इसको तोड़ेगा नहीं। तो इस प्रोसेस को बोलोगे डिसोसिएशन। वैसे ही अभी बोल रही थी सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है। अभी आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम सॉल्वेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है, कौन सा सॉल्वेंट कैसे आयोनाइज होता है। स्टार्ट करिए मैं सेल्फ आयोनाइजेशन। सबसे पहले वाटर ले लीजिए क्योंकि वाटर बार बार पढ़ते हो तो आपको पता है। वाटर की बात करते हैं तो ये सॉल्वेंट है। फर्स्ट ये आयोनाइज होगा और आयोनाइज होकर के क्या बना लेता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एक्चुअली ये इस फॉर्म में तो रहता ही नहीं है क्योंकि मैंने सॉल्वेंट जैसा यूज किया है इसको। तो उस सॉल्वेंट में बहुत सारे नंबर्स में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, H2O। H2O बहुत सारे प्रेजेंट है, तो जो आयन बना है वो फर्दर रिएक्शन तो करेगा ही। तो H प्लस जब इससे रिएक्शन करता है तब बना लेता है क्या, H3O पॉजिटिव। और जब इसी वाटर से रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव तो फिर बनाता है आपका, मतलब ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा। तो सॉल्वेंट में एक्चुअली ये तीन चीजें प्रेजेंट होंगे। एक तो वाटर ही प्रेजेंट होगा, एक ये हाइड्रोजनियम आयन प्रेजेंट होगा और एक OH नेगेटिव। बस ये होता है आपका सेल्फ आयोनाइजेशन। मतलब आपको बोल दिया जाए कि वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन हो या ऑटो आयोनाइजेशन हो तो क्या फॉर्म होता है, तो होगा आपका पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वैसे ही अमोनिया का ले लीजिए। जब अमोनिया का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है तो फिर क्या फॉर्म होगा, NH4 पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव होगा NH2 नेगेटिव। तो ये आपको सारे टाइप के सॉल्वेंट जितने भी पढ़ाओगे, आपको एप्रोटिक पढ़ाना है, प्रोटिक पढ़ाना है, नॉन पोलर, पोलर, जितना भी है, आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, सबका पता होना चाहिए कि सेल्फ आयोनाइजेशन में क्या बनता है। क्योंकि जब एप्लीकेशन कराते हो ना तो ऑप्शन में से दिया रहता है व्हाट इज अ फॉर्म इन अ प्रोडक्ट। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कुछ और भी है कंपाउंड जिसकी लिस्टिंग कर लीजिए आप कि कैसे कैसे वो सेल्फ आयोनाइज होता है। CH3 COOH सॉल्वेंट, इसका जब सेल्फ आयोनाइजेशन होता है तो फॉर्म हो जाता है CH3 COOH2 पॉजिटिव प्लस CH3 COO नेगेटिव। N2O4 टाइप का ले लो। इसे बैलेंस करते रहिएगा, मैं जनरल नॉर्मल रिएक्शन ही लिख रही हूँ। सॉल्वेंट है तो उसमें बहुत सारे नंबर्स में ये सारे प्रेजेंट होते हैं, तो आप नंबर्स तो पढ़ा ही सकते हो। ये सारे इसके सेल्फ आयोनाइजेशन है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये ब्रेक होता है। उसके बाद क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये है कुछ सॉल्वेंट्स का सेल्फ आयोनाइजेशन प्रोसेस। ये आप जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन में आते हैं कि कैसे क्वेश्चन देता है और कैसे सॉल्व करनी होती है। अभी पहले तो क्वेश्चन करने से पहले हमको कुछ नोट पॉइंट्स है जो लिख लेना है। फर्स्ट थिंग ये कि अगर कोई सॉल्यूट, मैंने कोई भी सॉल्यूट है वो किसी सॉल्वेंट में डाला, तो फॉर्म क्या होगी मेरे पास, सॉल्यूशन। अभी क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट है वो तो आपको पता होगा, उसकी आयोनाइजेशन भी समझ आ जाएगा क्योंकि अभी हम कराने वाले उसको सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं ना उसको ध्यान में रखनी है। फिर कैसे टाइप का ये प्रिपरेशन होगा। अगर कोई सॉल्यूट, मैंने सॉल्यूट डाला, उसने सॉल्वेंट में जाके, जैसे वो मिक्स हुआ किसी सॉल्वेंट से, तो सॉल्वेंट में जाके नेगेटिव आयन, कोई भी नेगेटिव आयन का कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये जो सॉल्यूट है वो कैसा बिहेव करेगा, बेसिक। बिल्कुल यहीं से आता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन। कुछ भी देगा आपको, बोलेगा इस सॉल्वेंट में उसको मिक्स करो, फिर आपको चेक करना होगा कि किसका आयन बढ़ रहा है, कौन सा आयन का नंबर बढ़ रहा है, तो उसे पता चल जाएगा कि वो बेसिक नेचर का होगा या एसिडिक नेचर का। वैसे ही आ जाता है सेम चीजें। अगर आपने सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट में और वो पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन को बढ़ा दे रहा है, पॉजिटिव आयन के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, तो वो जो सॉल्यूट है वो बिहेव करेगा एज ए एसिडिक। तो ये एक नोट पॉइंट है जो आपको नोट करनी है, बिल्कुल ब्रेन में रखना है, इससे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे।
स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ये। सबसे फर्स्ट में जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है फर्स्ट सॉल्यूशन अबाउट POCl3। ये एक आयोनाइजेबल एप्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटॉन है नहीं पर पोलर है। ये कैसा है? पोलर एप्रोटिक। आयोनाइजेबल। इस सॉल्वेंट की बात करें तो फर्स्ट इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे हो जाएगा। हमेशा पी प्रेफर करता है कि पहले वो एक पाई बॉन्ड बना ले। जब ये सेल्फ आयोनाइज्ड होता है तो सेल्फ आयोनाइजेशन के बाद ये फॉर्म करता है POCl2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये इसका सेल्फ आयोनाइजेशन हो गया। तो बस इतना ही याद रखना है आपको कि कोई भी सॉल्वेंट जो है वो कैसे सेल्फ आयोनाइज करता है। तो ये बनेगा और ये। अब क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर मैं इसमें मिक्स कर दूँ, इसमें कोई भी सॉल्यूट मिक्स कर दिया इसमें, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो कैसा बिहेव करेगा? एसिडिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ रहा है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव का बढ़ रहा है Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ऐसे में ये बिहेव करेगा एज ए बेसिक। अभी क्वेश्चन करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था, ये KCl रिएक्ट विथ POCl3। तो ये जो KCl है उसका बिहेव कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? इसके आयंस K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका सेल्फ आयोनाइजेशन के बाद POCl2 एंड Cl नेगेटिव। आफ्टर ऑल पूरे रिएक्शन में क्या बढ़ रहा है? Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है Cl नेगेटिव और यहाँ से भी। क्लियर है? अगर ये इसे रिएक्शन कर लेना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन कर सकता है, तो इससे रिएक्शन करेगा तो वापस यही बन जाएगा। तो रिएक्शन कराने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कोई नया प्रोडक्ट ना बने रिएक्शन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए आपको पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले नोट पॉइंट में लिखवाया था कि Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा? बेसिक। बस आ गया आंसर। ये ना स्टेटमेंट में दिया था, फॉलोइंग मतलब बहुत सारा ऐसा कॉलम बना के दिया था, वो क्वेश्चन कराऊंगी आपको मैं। बस लास्ट तक देखते रहिए वीडियो, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा जो 4 मार्क्स का आया था CSE का नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ सपोज दे देगा आपको R3 नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसकी रिएक्शन उसने करा दिया था POCl3 से। फिर से आयोनाइजेशन करना स्टार्ट कीजिए, कैसा बिहेव करेगा। जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर समझो। ये है Cl, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड है, इसका स्लाइटली पॉजिटिव साइड है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अभी होता क्या है, ये जो R3N है इसमें फ्री लोन पेयर दिख रहा है आपको, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? ऑब्वियस P पे ही अटैक करेगा। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो उस सेंटर पे अटैक करता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये अटैक किया फॉस्फोरस पे क्योंकि यहीं पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज था। इस पे अटैक करेगा तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड तो बना नहीं सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है 5। तो जैसे ये यहाँ से अटैक करेगा तो एक Cl नेगेटिव बाहर बन गया। आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक बना ये वाला प्रोडक्ट जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ रहेगा और साथ ही Cl नेगेटिव। अब आपको देखते क्लियर हो गया कि ये कैसा बिहेव करेगा इस सॉल्वेंट में। इसका बिहेवियर हो जाएगा एज ए बेसिक। कभी कभी क्वेश्चन में प्रोडक्ट बनाने भी आ जाता है और कभी कभी बस नेचर पूछने के लिए दे देता है कि इन POCl3 सॉल्यूशन दिस कंपाउंड मिक्स्ड द टोटल सॉल्यूशन नेचर। कैसा होगा नेचर सॉल्यूशन का जो प्रिपेयर होगा उसका बेसिक नेचर। तो ये क्वेश्चन पे बन जाता है। और कुछ प्रैक्टिस करते हैं फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन में आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, FeCl3। FeCl3 कैसा होता है? FeCl3 का प्रॉपर्टी, ये अपने आप में कैसा प्रॉपर्टी है इसका? अपने आप में प्रॉपर्टी की बात करें तो कैसा होता है? लुईस एसिड है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये है आपका लुईस एसिड। अब इस बोल रहा है कि इस लुईस एसिड को मिक्स करो इस कंपाउंड के साथ, इस सॉल्यूशन के साथ, तो क्या प्रिपेयर होगा?
तो फिर से देखते चाहिए, इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये क्लोरीन को ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकलता है, इसको सेल्फ आयनाइजेशन किया कीजिए हमेशा, उससे क्वेश्चन बन जाता है। सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा ये पॉजिटिव और साथ ही Cl नेगेटिव। अब मैंने कहा कि ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड को क्या चाहिए होता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जाके इस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को ले लेगा। इसको लिया तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन किसकी बढ़ गई। अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आता है तो ये आंसर। लेकिन सॉल्यूशन में कौन फ्री हो गया, कौन सा आयन, सॉल्यूशन में फ्री हो गया POCl2 पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन में बढ़ रहा है तो कैसा बिहेव करेगा वो, एज ए एसिड। मतलब पूरा सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो ऐसे करके आपको छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बेसिक केमिस्ट्री आती है तो वो बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, वो है आपका BrF3। BrF3 भी किस टाइप का है, आयोनाइजेबल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो इसका पहले तो ऑटो आयनाइजेशन ही पढ़नी है मुझे। तो ऑटो आयनाइजेशन अगर हम करते हैं तो इसका ऑटो आयनाइजेशन से बनता है BrF2 पॉजिटिव और क्या बन जाएगा, BrF4 नेगेटिव। ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से करा के देखिए ना। इसको तोड़ दो। फर्स्ट जैसे मेरे पास है BrF3, आपने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करते ही क्या बन जाता है, BrF2 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। अब आपको पता है F नेगेटिव इज अ वेरी रिएक्टिव, मतलब ये वेरी एक्टिव स्पीसीज है, ये इस फॉर्म में नहीं रहता, फर्दर रिएक्शन कर सकता है। अगर ये फर्दर रिएक्शन करेगा तो किससे करेगा, सॉल्वेंट में तो वही प्रेजेंट है मेरे पास BrF3, तो उसी से रिएक्शन करता है और इससे रिएक्शन करके फिर बना लेता है BrF4 नेगेटिव। जो मैंने यहाँ लिखा है, तो सेल्फ आयनाइजेशन जब होता है BrF3 का तो वो किसमें किसमें ब्रेक होता है, इसमें और इसमें। अब एक बार ना क्वेश्चन आया था, CSE नीट में ही आया था क्वेश्चन, वो था कि क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो वो देखते हैं, BrF3 है, मैंने बोला इसको सेल्फ आयनाइजेशन करें हम, तो आफ्टर सेल्फ आयनाइजेशन क्या बना था, BrF2 एंड BrF4 नेगेटिव। इसका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो होता क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो कैसे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है प्रोबीन में और साथ में प्लस कितने हैं, 2 है, मोनोएटॉमिक वो ना एटम 2 है, -1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। लेकिन अरेंज कैसे होंगे, ये sp3 है तो भी अरेंज कैसा हो जाएगा, आपको sp3 में भी बहुत सारा होता है ना, लाइक 2 लोन पेयर है, Br के पास 2 लोन पेयर होगा और बाकी 2 F के साथ कंबाइंड हो जाएगा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। वैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आता है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7 + 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 12 डिवाइड बाई 2 इज टू 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया, sp3d, sp3d2। एंड इसके स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हो जाएगा Br के साथ में फ्लोरीन है, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग से आता है ना, तो बस यहाँ पे बीच में आया तो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ऐसे लोन पेयर रहेगा और बाकी ये बॉन्ड बनाया रहेगा आपस में।
तो ये तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर। हमें पढ़ना क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं भी सॉल्व कराती हूँ। उसमें डाउट होता है कि क्या बनेगा। आपको कोई भी डाउट आए सॉल्वेंट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाइएगा, मैं सॉल्व करा के करके आपको सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन आता है NaCl। NaCl को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaCl को रिएक्ट करा रहा है वो BrF3 के साथ। फिर वो बोलता है कि कैसा बिहेव करेगा ये जो NaCl है वो। तो फर्स्ट आपको क्या कर लेनी है, आयन बना लेना है। NO पॉजिटिव आयन, NCl नेगेटिव आयन। इसका क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन, इसका पढ़ा था हमने BrF2 पॉजिटिव एंड BrF4 नेगेटिव। अभी होता क्या है, अब इस पे बेस्ड होगा कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। इसमें जो दो आयन बने उसमें दोनों में थोड़ा स्टेबल कौन दिख रहा है। आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अगर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज लगा दो तो क्या वो सेटिस्फाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब वो कैसे सेटिस्फाइड हो सकता है, वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल, मतलब उसको बर्दाश्त ही नहीं होगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मतलब उसको इतनी हड़बड़ी हो जाएगी कि कहाँ से उसको नेगेटिव चार्ज मिले जिसे वो अपने ऊपर होल्ड कर सके। तो ऐसे कंडीशन में इज वेरी रिएक्टिव, बोल सकते हैं कि ये जो NO पॉजिटिव है वो बिल्कुल अनस्टेबलाइज्ड है, स्टेबल फॉर्म में नहीं जाता, इसलिए यही क्या है, एक्टिव है। एक्टिव आयंस है, और अगर ये एक्टिव आयंस है तो ये स्पीडली रिएक्शन कर जाता है। और किसके साथ करेगा, तो आपको दिख रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ ही करेगा। और आगे बना लेते हैं क्या, NOF नेगेटिव। एक्चुअली ना यहाँ तक बनने ही नहीं देता, इससे भी ज्यादा। आप दोनों को तो मिक्स कर ही चुके हो, आप दोनों से मिक्स किए, तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या बना था, स्टार्टिंग में तो F नेगेटिव ही बना था। जब उसको कुछ नहीं मिल रहा था तब वो इसे रिएक्शन करके ये बनाया था। लेकिन अगर उसको मिल गया है कोई एक्टिव आयन तो वहां तक नहीं जाएगा, वो इसे से रिएक्शन करके बना लेगा क्या, NOF पॉजिटिव। अब सॉल्यूशन में बढ़ क्या गया, किसका, कौन सा आयन बढ़ा, BrF2 पॉजिटिव। यही बढ़ेगा अब रिएक्शंस में बहुत ज्यादा। इसे हटाइए, है ना, ये हो गया है, कंपाउंड बन गया है। अब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप आंसर कर सकते हो बिल्कुल कि NaCl जो है वो कैसा बिहेव करेगा इस सॉल्यूशन में, एसिडिक। क्योंकि उसने क्या किया, उसने बढ़ा दिया है कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन उसने बढ़ाया तो इसका बिहेवियर हो जाएगा एसिडिक। इन विच सॉल्यूशन, BrF3। तो ऐसे हमको डील करनी है कोई भी क्वेश्चंस को। आप जब पेपर में आएगा बहुत इजी बना लोगे। जब फर्स्ट टाइम हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ना तो क्लियर हो जाता है। एसिड बेस रिएक्शन है, इजिली बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे, मैं आपको बना के दे देती हूँ। मेरे पास है सीजियम फ्लोराइड और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम कौन से सॉल्वेंट के साथ, BrF3। बहुत ईजी है, थोड़ा सा सोचिए, दोनों को आयंस में कन्वर्ट कीजिए। मैं थोड़ा टाइम देती हूँ आपको, आप ट्राई कीजिए, आंसर करो जल्दी से। उसके बाद अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है ना तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर कर दूंगी कि क्या आंसर आएगा, पर इसे आप ट्राई करोगे। मेरा क्वेश्चन है कि ये कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक या बेसिक, किसमें, विद रिएक्ट विद दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्वेंट। ओके, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो भी आपको मैसेज करना है और इसका बिहेवियर भी मैसेज करना है। तो ये दो सॉल्वेंट है जिसके बारे में आपको पता चल गया। दोनों मैंने अभी तक एप्रोटिक सॉल्वेंट ही पढ़ाया है, प्रोटिक सॉल्वेंट भी पढ़ाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब लास्ट में कर ही लेते हैं थोड़ा सा। आपको अपने एसिड बेस चैप्टर पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो बस मुझे एक ऑर्डर बता दीजिए, एसिडिटी ऑर्डर। मेरा क्वेश्चन है एसिडिटी ऑर्डर।
एसिडिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सो एसिड। चलिए बनाइएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। HNO3, H2SO4, H3, PO4, तीनों में ऑर्डर बताओ कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। इसे ऑक्सो एसिड, तीनों में मुझे ऑर्डर बताइए कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। स्टार्ट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन देके छोड़ा हुआ था कि व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड, तो आपने सबने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनता है ये। हम हमेशा से क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट से जज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन एसिडिटी इज हायर। हमेशा यही रहता है ना हमारे ब्रेन में। हम कैसे चेक करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के। तो यही है बस, इसी से हम सॉल्व करते हैं। बस आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना शुरू करूँ तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल रहा है, +5 आता है ना। आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका निकालना है सेंटर मेटल एटम, उसको X मानो, उसके बाद इनके चार्ज लगाते जाइए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा। वैसे ही इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया आपका 8, 3 गया 5। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे जाऊं तो मेरा आंसर क्या रहेगा, सेकेंड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद फिर तो दो में कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आप बोलोगे फर्स्ट एंड थर्ड ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि ना जब हम ऑक्सो एसिड की बात करते हैं, कोई भी ऑक्सी एसिड की बात करते हैं, तो कभी भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली नहीं चेक करना होता। ऑक्सीडेशन स्टेट से आप निकालोगे तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें हमें चेक करना होता है एक्चुअली एक फॉर्मूला। फर्स्ट हमको देखना होता है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ OH एटम। मैंने कहा एसिडिटी चेक करनी है तो फर्स्ट सीरीज में याद करो आप, फर्स्ट आपको क्या चेक करना होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH। ये हम चेक करते हैं, जितना ज़्यादा इस रेशियो की वैल्यू आती है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। और अगर ये निकल गया ना, अगर ये सेम हो जाता है, ये चेक किया फर्स्ट में, अगर ये सेम हो गया तो सेकंड में जरूर आप देखोगे किसको, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको चेक करनी है। तो ये सीक्वेंस होता है ऑक्सी एसिड्स का निकालने का। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। हमने क्वेश्चन में लिया क्या था, HNO3, H2SO4 एंड H3PO4। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड O एंड OH। इसकी स्ट्रक्चर S, ट्रिपल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। अभी ना जियोमेट्री पे ध्यान नहीं देना, ये बिल्कुल नहीं बोलना कि आपने जियोमेट्री के हिसाब से नहीं बनाया है करके। अभी तो हम पढ़ रहे हैं क्या, एसिडिटी ऑर्डर, तो ज़रूरी नहीं कि मैं जियोमेट्री भी बैलेंस करते चलूँ। हमारा जो काम है वो हमें करना है फिर, ठीक है, सिर्फ हमारा क्वेश्चन बन जाए। अभी देखिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट तो आपको ये चेक करना है एसिडिटी के लिए, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसमें कितना है 1 और OH कितना है 1, तो इसका तो आ गया 1 आंसर। इसके साथ में क्या हो जाएगा, इसकी बात करो तो मेरे पास है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 और ये 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1। ये इसकी बात करते हैं तो इसमें 1 है एंड 3, ये तो सबसे कम। तो यही से समझ आ गया कि ये रेशियो सबसे कम किसका है, इसका। तो मेरा एसिडिटी ऑर्डर में सबसे कम तो यही होगा, जब सबसे कम H3PO4 ही होगा सबसे लास्ट में। इसके आगे अरेंज करते जाना है। अब सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, इसका +5 है, इसका +6, तो पता चल गया आपको कि ये जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसका आंसर एक्चुअल हो जाता है H2SO4 इज अ मोर एसिडिक
देन व्हाट, HNO3 अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालते तो ये नहीं निकाल पाते। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका कौन सा, H3PO4। ये होता है। अब इसका रीज़न देखिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था ऐसा होने का। एक्चुअली होता क्या है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है उतने ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को ना अपने साइड खींचता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुल करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में ये इजीली H+ डोनेट कर सकता है। जो भी इजीली H+ डोनेट करता है वो मोर एसिडिक। तो बस इतना छोटा सा रीजन होता है इसका, इसे आप बिल्कुल समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं। HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। ये क्वेश्चन ऐसा है कि वो डायरेक्ट एसिडिटी बेस पे भी बन जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट में इतना डिफरेंस है कि उससे बन जाएगा। तो आप उससे भी बना सकते हो, यानी तो फिर आप स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। अगर मैं वो निकालती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ, तो क्या हो जाएगा +7, इसका क्या हो जाएगा +5, इसका हो जाता है आपका +3 और इसका +5। तो वो भी है। और एक ना आप इसके स्ट्रक्चर से भी बता सकते हो। Cl किया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O। इसकी बात करें तो Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर OH, Cl हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, OH, और ये हो जाता है ClOH। तो वैसे भी आपको पता चल रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा 3/1, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2/1, 1/1, और ये तो 0। तो ऐसे भी आपको ऑर्डर इसका क्लियर हो गया कि एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, और फिर इसी का ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ जो आपको खुद को सॉल्व करनी है। ऑक्सी एसिड का है, ट्राई कीजिएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। H3PO4, H3PO3, H3PO2। हिंट्स ये है कि ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं बनाइएगा, बिकॉज ये ऑक्सी एसिड है, और ऑक्सी एसिड का जब भी आपको एसिडिटी निकालना होता है तो ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट चेक नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय OH मॉलिक्यूल, और उसका जो रेशियो आता है ना, उसके बेस पे आपको इसका आंसर करनी है। तो ये आंसर कर लीजिए। उसके बाद फिर हम प्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ाओगे, इसलिए मैंने ये इस टाइप के एसिडिटी ऑर्डर दे दिया था। प्रोटिक सॉल्वेंट में तो प्रोटॉन रहेगा ना, तो ये उसी से ही लिंक है। सॉल्वेंट थ्योरी चल रहा है हमारा। अब एक टर्म आता है लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। मतलब कौन से सॉल्यूशन को आप कब डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन बोलोगे और किसको आप बोलोगे लेवलिंग सॉल्यूशन। तो होता क्या है ये टर्म, अगर बात करें लेवलिंग सॉल्यूशन की, और एक होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन। लेवलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे देखिए मेरे पास H2SO4 है, H2SO4 है, उसकी रिएक्शन मैंने किससे कराया, अमोनिया से कराया। और वहीं पे CH3 है, COOH है, इसकी भी रिएक्शन अमोनिया से ही कराया। अब देखो, अभी आपको पता है अमोनिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब मैंने अमोनिया से इन दोनों का रिएक्शन कराया ना, तो दोनों ही कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये भी कैसा एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसका भी बिहेवियर रहेगा एज ए
स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम वैसे ही बिहेव करेगा दोनों, क्योंकि मैंने क्या लिया है अभी सॉल्यूशन, मैंने लिया अमोनिया। अब अमोनिया क्या कर रहा है, दोनों अमोनिया में दोनों ही जो सोल्यूट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको मैं बोलूंगी, अमोनिया को बोलूंगी इन दोनों के लिए लेवलिंग सॉल्यूशन है, मतलब दोनों में ही उसका सेम बिहेवियर है। लेकिन डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे आ जाता है, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट वाला। जिससे सपोज मैंने क्या ले लिया है, वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर की बात करते हैं तो H2SO4 को, H2SO4 की रिएक्शन अगर आप वाटर से कराते हो, और वहीं पे CH3COH की रिएक्शन भी आप वाटर से कराते हो, अब क्या होगा, वाटर आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये तो एम्फोटेरिक टाइप का सॉल्वेंट है। इसमें इसका बिहेवियर तो होगा कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन इसका बिहेवियर वाटर में हो जाता है वीक एसिड। तो इसने अभी क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। कैसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, उसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया दो सोल्यूट का। तो हम इसको बोलेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। और इसके लिए ना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइक जैसे हमेशा से आप क्या बोलते हो, H2SO4 है, हमेशा बोल देते हो ये एसिडिक है, ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम इसको किस में मिला रहे हैं। फिर वैसे ही HCl है तो हमेशा आप बोल देते हो स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 हर बार ये सिखाया जाता है कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप थोड़ा आगे स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा कि वो डिपेंड करेगा कि हमने उसको मिलाया किसके साथ है। तो बस उसी के बेस पे मैं पढ़ाऊंगी आपको लेवलिंग सॉल्यूशन एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन। तो आपने नोट करते जाओ। देखिए होता क्या है, जैसे मैं सीक्वेंस में लिख देती हूँ थोड़ी देर, सारे एसिड का सीक्वेंस बना रही हूँ मैं, उसके बाद हम उस पर कंपेयर करेंगे। HClO4 है मेरे पास, HClO4 है, साथ ही इसको थोड़ा सीक्वेंस में बता देती हूँ तो फिर ज़्यादा क्लियर होगा आपको लर्न करने में। AsF5 HSO3F HClO4 HNO3 H2SO4 CH3COOH ले लेते हैं, देन वाटर और फिर अमोनिया। अब देखो होगा कैसे रिएक्शन, अगर आप इन दोनों की बात करें और दोनों को रिएक्शन कराएं किसके साथ, अमोनिया के साथ, दोनों की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराते हो तो दोनों ही कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने क्या किया, CH3COH लिया, उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया, फिर अपने वाटर लिया, उसका रिएक्शन भी अमोनिया के साथ कराया, तो वाटर अब बिहेव करेगा वीक एसिड, लेकिन ये बिहेव करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अभी अमोनिया कैसा हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट दिखा रहा है अपना, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है वो, इसको डालने से हो जाता है वो बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसके डालने पे वो बता रहा है कि ये वीक एसिड है। तो वो अभी बिहेव कर रहा है एज ए डिफ्रेंशिएटिंग बिहेव। वैसे ही अगर मैंने सॉल्वेंट लिया है किसको, इसको एज ए सॉल्वेंट लिया, अगर मैंने उसको सॉल्वेंट लिया तो उसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से कराऊं CH3COOH, और इसी की रिएक्शन एक बार मैं करा देती हूँ HNO3 से CH3COOH, तो फिर से वो डिफ्रेंशिएट कर देगा, ये कैसे बिहेव करेगा इसके लिए बेस, और ये इसके लिए बिहेव करेगा एज ए एसिड बट वीक एसिड नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सो यही सारी चीजें हमको देखते जाना है कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कैसे बताया जा सकता है। तो ये चार्ट आप याद रखिए, यहाँ ऊपर जाते हुए ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है कंटिन्यूसली, तो उसके साथ में कोई भी आपको कॉम्बिनेशन बना के दे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसमें ऊपर जाते हैं तो क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर जो है उसका कंटिन्यूअली एसिडिटी इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक। तो अब आप कभी नहीं बोल सकते कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस है। जैसे मैंने ना
HClO4 की रिएक्शन करा दिया किससे, H2SO4 से। तब अब मैं बोलूँ कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ H2SO4, और फिर मैंने स्टेटमेंट में दे दिया, मैंने बोला यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ये हुआ दोनों का रिएक्शन कराया और फिर वो दे देगा H2SO4 behaves as a acid, ये फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको। सेकेंड बोल दिया कि H2SO4 behave as a base, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड, ये वीक बेस है, ठीक है। अब आपको क्या पता चल रहा है, अगर आप ना ये इसको नहीं देख रहे होगे, मतलब आपका ब्रेन में अगर ये नहीं है ये चीजें कि ये तो इससे ज्यादा एसिडिक होता है, ये आपको पता नहीं है, तो पहले तो आप इधर ऑप्शन में जाओगे तो फिर हमेशा से बोलोगे कि H2SO4 को तो हमने हमेशा क्या पढ़ा है, ऐसे एसिड, इनफैक्ट आप तो स्ट्रॉन्ग एसिड में चले जाओगे, है ना। ऐसा आंसर नहीं करना है, पहले देखना है कि वो रिएक्शन किससे कर रहे हैं, और इस रिएक्शन में ये ज्यादा एसिडिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, अब एसिड बेस, लेकिन बेस भी कैसा, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस तो ये हो भी नहीं सकता, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ऐसे वीक बेस। तो ऐसे हमको आंसर्स करना है बहुत केयरफुली। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रोटिक सॉल्वेंट, जो इंपॉर्टेंस रखता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिनमें प्रोटॉन प्रेजेंट हो। अब प्रोटॉन के साथ तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता ही है। इसमें हमको स्टडी करनी है किसकी किसकी, HF की, फिर H2SO4, वाटर एंड अमोनिया। इसका अलग से ही पढ़ाऊंगी मैं आपको डिटेल में, और इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए पढ़ाना है मुझे कि दोनों के ना रिएक्शंस में कैसे कैसे कंपैरिजन करता है, कैसे कैसे बिहेवियर वो चेंज करते जाता है। HF के बारे में स्टार्ट कर देते हैं अभी कि HF का क्या रोल है। फर्स्ट देखिए HF के बारे में, तो कोई भी सॉल्वेंट आपको जब पढ़ना है तो पहले तो उसका सेल्फ आयोनाइजेशन लिख दो। क्या होगा सेल्फ आयोनाइजेशन HF का, H2F पॉजिटिव, और किस में ब्रेक होता है ये, HF2 नेगेटिव, ये होता है इसका। क्लियर है इतना। अब कोई भी सॉल्वेंट में अगर इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, एसिड, और इसका कंसेंट्रेशन अगर किसी सॉल्वेंट में इंक्रीज होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए बेस। तो हो गया, सेल्फ आयोनाइजेशन का भी पता चल गया और कैसा बिहेव करेगा हो गया। तो अब ना इसमें मैं सीधा लिस्ट ही बना देती हूँ, बाकी आपको आता है कि कौन कैसा बिहेव करेगा, इसको लिस्ट से याद कर लो, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, उसको समझ के आप बना सकते हो। HF स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सेल्फ आयोनाइजेशन हमने देख लिया, H2F पॉजिटिव, HF2 नेगेटिव। अभी क्वेश्चन, से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। जैसे मैंने क्या लिया, इसमें ये ले लिया, इसकी रिएक्शन HF से कराते हैं, क्या बनेगा आपको दिख रहा है, लिथियम पॉजिटिव में और F नेगेटिव में है। ऑब्वियस F नेगेटिव में है, यही आयन इधर से जनरेट हो रहा है, तो रिएक्शन में किसका कंसंट्रेशन जनरेट हो जाएगा, HF2 नेगेटिव का, इसी का कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, बेसिक, मतलब ये जो है वो इसमें एज ए बेस बिहेव करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने ले लिया AsF2 F5 और इसकी रिएक्शन मैंने अब HF से कराया, होगा क्या, इसको मैंने रेफरेंस में भी लिया होगा। इसका क्या होता है आपका, ये फ्लोरीन एक्सेप्टर है, मतलब
ये एक्सेप्टर ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर ग्रुप, स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन नेगेटिव एक्सेप्टर ग्रुप बोल सकते हो आप इसको, या बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेप्टर ग्रुप है ये, क्योंकि इसका ना पॉजिटिव साइड ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसका कोई नेगेटिव साइड नहीं होता। अब जैसे ही आपको ये दिखा तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या करता है, फ्लोरीन नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ये फ्लोरीन नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में ये तो बना लेगा अपना ये इस टाइप का कंपाउंड। अब मेरे सॉल्यूशन में बच क्या गया है, H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव फर्दर इसी सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा और मेरे पास बना लेगा क्या, F पॉजिटिव, ये बनाएगा। तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ गया सॉल्यूशन में, हमेशा सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को देखा जाता है, सॉल्वेंट आयंस के, तो कंसंट्रेशन इस पॉजिटिव चार्ज का बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये कैसा बिहेव कर रहा है और या सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया है, एसिडिक। तो ऐसे करके हमको जज करनी है। मैं अभी ना इसका लिस्ट बना देती हूँ, वो आप नोट कर लीजिए कि कौन जो है वो कैसा बिहेव करता है किसके साथ। HF में डिवाइड कर लेते हैं, कौन है जो एसिडिक बिहेव करेगा और कौन है जो बेसिक। ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते भी समझ आ जाएगा। एसिड और बेस लिखते जाइए फिर, जितने भी टाइप की है आपको नॉलेज में। HClO4 हो गया, ASO5 हो गया है, HSO3F ग्रुप, एंड जितने भी लेविस एसिड ग्रुप है। लेविस एसिड का तो नेचर ही होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वो कौन कौन सा है, BF3 है, SbF5 एंड SnF4। तो ये जितने भी ग्रुप है वो सारे किस में आ जाएंगे, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सॉल्वेंट। बेसिक में ये अभी नहीं, थोड़ा देर पहले हमने इसको देखा था बना के। विथ नाइट्रिक एसिड ऑल्सो। अभी एक क्वेश्चन नोट करने लायक है कि ये जो मैंने लिखा है ना HClO4, ये दोनों टाइप का बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसलिए HF में इसको बोल देते हैं एम्फोटेरिक, act as a amphoteric in HF, sometime behaves as a base and sometime as a acidic। तो ये दोनों को आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा ग्रुप है जिसको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाता है आपका HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल के बाद दो सॉल्वेंट में मैं अभी कंपैरिजन करा रही हूँ, वो है क्या, वाटर एंड अमोनिया। उससे पहले एक क्वेश्चन आया था, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विथ, एक क्वेश्चन है आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑर्डर में अरेंज करनी है H2SO4 H2O एंड NH3 को। तो बताइए इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते किसको है एक्चुअली, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयन पेयर फॉर्मेशंस के। आयन पेयर फॉर्मेशन जिसमें जितना ज्यादा होगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतने ही कम हो जाता है। तो आयन फॉर्मेशन आपने ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, कौन ज्यादा आयन पेयर फॉर्मेशन करता है, अमोनिया। अमोनिया के सॉल्वेंट में होता है ना आयन पेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीट आयन में डिवाइड नहीं होता, इसलिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी का कम होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऑर्डर एक्चुअल में यही होगा, इसका ज्यादा होगा, फिर वाटर का, देन अमोनिया का। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं बताऊंगी व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैसे मैंने निकाला कि ये ऐसा होता है करके। वैसे अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की कि तीनों में रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की ऑर्डर अगर पूछता है तो फिर क्या बताओगे आप। बात करें रिड्यूसिंग एजेंट
तो रिड्यूसिंग एजेंट में तो अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या देखते हैं, कौन कितना स्पीडली अपना लोन पेयर जोनेट कर सकता है, तो वो तो आपको दिख ही रहा है। फिर तो अमोनिया ही आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम होती है। तो इसमें इसका ऑर्डर यही हो जाएगा। रिड्यूसिंग ऑर्डर पूछता है तीनों में, तो आपको ये करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऑर्डर पूछता है, तो आपको आंसर ये करनी है। अभी मैं पढ़ाती हूँ आपको कंपैरिजन। किसमें? अगर किसी मेटल को डिजोल्व कर दे वाटर में तो कैसा इफेक्ट दिखेगा, अगर किसी मेटल को डिजोल्व कर देते हैं लिक्विड अमोनिया में तो कैसा इफेक्ट दिखता है, क्या होता है उसमें, कब आयन पेयर फॉर्मेशन होती है, कब नहीं होता। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी हम वर्क करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बर्स्ट रिडक्शन, याद आ रहा है इस टाइप की टर्म्स। बर्स्ट रिडक्शन में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लिक्विड अमोनिया के बारे में, कि वो क्या फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करता है। HNO3 प्लस मेटल। और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊंगी किसका, वाटर प्लस मेटल। क्या चेंजेस है दोनों के सॉल्यूशन में, क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि जब हम किसी अमोनिया में मेटल्स को डिसॉल्व करते हैं, तो क्योंकि इसका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है, हाई है, तो इसमें क्या होता है, आयन पेयर का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, नो आयन पेयर फॉर्म। अब ये आयन पेयर है क्या चीजें, देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ना ये है मेरा NH बॉन्ड, बहुत ज्यादा पोलर नहीं है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, मतलब पोलर तो है पर इतना ज्यादा नहीं कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। अब ये क्या करता है, ऐसे बस एक आयन उसका पेयर का फॉर्मेशन करता है। सपोज यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप डाला जो डिवाइडेड है किसमें, ऐसे, तो फर्दर ये ऐसे पेयर का फॉर्मेशन करेगा, वो सेपरेट नहीं कर पाएगा उसको, नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व। ये क्या हो जाता है, कंप्लीट डिसॉल्व होता है। अभी होगा क्या, मैंने क्या किया है, Na को डाला किसमें, NH3 में। अब जैसे Na को डाला NH3 में, तो इसने कंप्लीट इसको अलग नहीं किया, इसमें क्या है, Na पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, ये दो और दोनों का पेयर बना करके ये उसमें प्रेजेंट हो जाता है, एंड फॉर्म E नेगेटिव NH3, ऐसे एयर ये जो है ना ऐसे फॉर्म कर लेता है, आयन पेयर फॉर्म करता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसका हाई इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने के कारण से क्या हो जाएगा, जैसे Na पॉजिटिव बना, Na पॉजिटिव बनते ही पूरे OH नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव इसको सराउंडेड कंप्लीटली सेपरेट कर देते हैं। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग से हुआ, और इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में कंप्लीटली H पॉजिटिव ऐसे। तो ये क्या करता है, चीज़ों को ना कंप्लीट डिसॉल्व कर देता है। यही रीज़न है कि इसका कलर लाइट होगा। इसमें दोनों सॉल्यूशन का सारा प्रॉपर्टी बताऊंगी अभी, क्योंकि वो भी स्टेटमेंट में आता है। अब बस नोट करते जाइए, ये 1 हो गया, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन मैंने आयन फॉर्मेशन का बता दिया। अभी ना नंबर वाइज आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चलिए नेक्स्ट बता रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये नोट करो। अभी और क्या क्या चेंजेस आता है, फोर्थ प्रॉब्लम ये आती है। अब उसको जो सॉल्यूशन मैंने बना लिया, सॉल्यूशन किसका किसका बनाया मैंने, NH3 में मैंने डाला है क्या, Na, और इधर यहाँ पे जो बना रही हूँ सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, H2O में डाला मैंने Na मेटल। अभी होगा क्या, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक।
ये स्टेटमेंट में आते हैं लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन का नेचर बताइए। इसका बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। अगर कोई पैरामैग्नेटिक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में है तो वो कैसे होंगे, कलर्ड होगा। वो सॉल्यूशन कैसा होगा, कलर्ड। इसलिए ये होता है आपका ब्लू कलर का। इतना क्लियर हो गया। उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसको यूज किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। आपको प्रैक्टिकल लैब में ना सुना होगा आपने, हमेशा बोलते हैं कैसे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिक्विड अमोनिया में फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिएक्शन वो लो, सॉल्वेंट लो आप, जिसका यूज करना है किसके लिए, बर्च रिडक्शन के लिए। तो बर्च रिडक्शन उसी में ही होता है। तब तक ही वर्क करता है ये सॉल्यूशन जब तक उसमें आयन पेयर का एग्जिस्टेंस होता है, बट आफ्टर सम टाइम। इतना हो गया। लेकिन ये जो सारी चीजें मैं दिखा रही हूँ आपको, वो एक टाइम तक ही होता है। फ्रेश प्रिपेयर्ड इस सॉल्यूशन में ही होगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, जो सॉल्यूशन आएगा वो कलरलेस हो जाएगा, उसका नेचर डायमैग्नेटिक हो जाएगा और साथ ही अब वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं करता। इसलिए हमेशा बोला जाता है फॉर द बर्च रिडक्शन फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का ही यूज करो जिसमें लिक्विड अमोनिया में मेटल को डाला जाता है। इतना हो गया। अगर मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करूं तो अब इसकी बात करते हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसके साथ हो जाता है कैसे कैसे, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन वो तो सेपरेट कर दिया गया था ना, सराउंडेड था। किससे सराउंडेड था, सारे H+ पॉजिटिव से, H+ से। तो फ्री टाइप का नहीं होता। फ्री नहीं है, सॉल्यूशन कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसे होंगे, कलरलेस। कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। और नॉट यूज्ड इन बर्च रिडक्शन। इतने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। जो मेटल होते हैं वो जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है तो मैंने बताया था कि थोड़ी देर बाद फिर वो कैसे हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और फिर इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल कैसे हो जाएगा, एज ए वाटर आफ्टर सम टाइम। तो ये दोनों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं आपको। देन सॉल्वेंट बेस्ड एक और भी क्वेश्चन आता है कि डोनर नंबर, व्हाट इज द डोनर नंबर। या कभी कभी क्वेश्चन दे देता है अरेंज दिस सॉल्वेंट इन देयर डोनर नंबर। लाइक पिरिडिन दे दिया आपको, पिरिडिन देने के बाद DMSO, DMF, एसीटोन, ऐसे देने के बाद वो बोलेगा अरेंज दिस सॉल्वेंट इन देयर डोनर कैपेसिटी, डोनर नंबर। तो व्हाट इज द डोनर नंबर, पहले वो देख लो। एक्चुअली होता क्या है, जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को जब फर्स्ट हमने डिवाइड किया था किसमें, आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल। तो जो नॉन आयोनाइजेबल कैटेगरीज के थे उन्हीं में ही हम पढ़ते हैं ये डोनर नंबर वाले कॉन्सेप्ट। इसमें सॉल्वेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक डोनर सॉल्वेंट, एक होता है एक्सेप्टर सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि होता क्या है। जैसे ना आप, मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको। DMSO का ही ले लेते हैं एग्जांपल। DMSO क्या हो जाता है आपका, ऑक्सीजन है, यहाँ से CH3
CH3। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका एक्टिव साइड भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्टिव साइड फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है किसी दूसरे मेंबर को, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी दूसरे मेंबर को। तो हम बोल सकते हैं कि इसका डोनर साइड इज एक्टिव साइड। क्लियर है? मतलब कभी भी कोई ऐसा सॉल्वेंट दिखता है जिसमें जो पॉजिटिव साइड है ना वो बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है, जैसा भी हो वो ऐसा मतलब बल्क में बीच में फंसा हो, पर जो डोनर साइड है वो इजिली फ्री हो और वो फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, तो ऐसे सॉल्वेंट को आप बोल देते हो डोनर सॉल्वेंट। एक्सेप्टर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाला जो स्पीसीज है वो एक्टिव साइड हो। लाइक इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एसबी। एसबी में ना Cl लगा दीजिए, है ना, SbCl5 बता रही हूँ। ये इसमें क्या होता है, ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव साइड है, तो ये इजिली बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस टाइप का जो सॉल्वेंट होता है उसको एक्सेप्टर सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन ये किया था कि इनका ऑर्डर बताइए, किसका डोनर कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो स्ट्रक्चर से आपको समझ आ जाएगा। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन जो इजिली डोनेट कर सकता होगा उसका डोनर कैपेसिटी अच्छा होगा। तो इसमें ना क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डोनर कैपेसिटी जज करने के लिए, इसका मैं पहले ऑर्डर बता देती हूँ, इसमें इसका जो पेरिडीन है उसका डोनर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये अच्छा डोनर सॉल्वेंट है, फिर इसका होगा, फिर इसका, ये लाइन से लिख दिया था मैंने। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, तो आप इसे प्रिपेयर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं स्ट्रक्चर से बता रही हूँ आपको। इसके लिए जब डोनर नंबर निकालते हैं हम, कभी कभी डोनर कैपेसिटी भी बोल देते हैं, कभी कभी डोनर नंबर भी बोल देते हैं। ये है आपका ऑर्डर ऑफ डोनर नंबर। ये डोनर नंबर का ऑर्डर है। अब ना कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि जो रेफरेंस किसको यूज करते हैं एज ए डोनर नंबर कैलकुलेट करने के लिए, रेफरेंस किसको यूज किया जाता है। तो मैंने जो अभी एग्जांपल लिया था, किसका एग्जांपल, SbCl5, तो मैंने बताया कि ये तो एक्सेप्टेड है, तो ये एक्सेप्टेड है तो इसका डोनर नंबर क्या हो जाएगा, 0। जिसका डोनर नंबर 0 है उसी को एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, डोनर नंबर कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एज ए रेफरेंस इसको यूज करते हैं। अभी डोनर नंबर है क्या चीज, तो रिएक्टिंग कैपेसिटी एक्सप्लेन इन द टर्म, कोई भी रिएक्टिंग कैपेसिटी को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट की, तो उसके लिए टर्म जो यूज करते हैं ना उसे ही हम बोलते हैं डोनर नंबर। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो pyridine है इसकी डोनर नंबर ज्यादा है DMSO से, उसका डोनर नंबर ज्यादा है DMF से, और इसका डोनर नंबर ज्यादा है एसीटोन। तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इसकी रिएक्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब ये किसी से के साथ ना बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसके बाद इसकी रिएक्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो डोनर नंबर इज डिफाइंड एज रिएक्टिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ डोनर नंबर।